एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ इनसाइड यंग माइंड्स, जहां हम बात करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की, थेरेपी और लर्निंग और बिहेवियर के पीछे की साइंस की। मैं हूं आपकी होस्ट सुहानी और आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो है पेरेंट्स और टीचर्स दोनों के लिए काफी कंफ्यूज करते हैं, जो कि है बिहेवियर मॉडिफिकेशन वर्सेस अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। हम सब ने रिवॉर्ड चार्ट, प्रेज सिस्टम, स्टार स्टिकर्स या टाइम आउट्स देखे हैं और अक्सर हम सोच लेते हैं कि बस यही है बिहेवियर थेरेपी में। लेकिन क्या ये एबीए के समान है? तो या एबीए का अप्रोच और ज्यादा स्ट्रक्चर और साइंटिफिक होता है? तो इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए आज है हमारे साथ डॉक्टर रियस देसाई, जो कि हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और सेंसरी इंटीग्रेशन स्पेशलिस्ट, जो ऑटिज्म, एडीएचडी, बिहेवियरल चैलेंजेस और लर्निंग नीड्स वाले बच्चों के साथ काम करते हैं। बिहेवियर मॉडिफिकेशन होता क्या है? बिहेवियर मॉडिफिकेशन का मतलब ये होता है कि एनवायरनमेंट में जो सिचुएशन हो रही है उसके प्रति जो बच्चे का रिएक्शन है उसको मॉडिफाई करना। मतलब कि अगर बच्चे का बिहेवियर नॉन अप्रोप्रिएट है या अनसोशल है या नॉन सोशल है तो वो नॉन सोशल बिहेवियर को उस तरीके से मॉडिफाई करना जिससे बच्चे की नीड भी फुलफिल हो जाए और जो बच्चा है वो अपने अप्रोप्रिएट सोशली बिहेवियर भी थ्रू आउट कर सके। तो इसको बोलते हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन, के बच्चे की नीड फुलफिल करके सोशली अप्रोप्रिएट बिहेवियर थ्रू आउट कराना। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे को बहुत नीड है जंपिंग करने की तो हम क्या करेंगे कि वो इन प्लेस पे जंपिंग नहीं कर सकता तो उसको ये बोल सकते हैं कि क्राउड में से निकल के थोड़ा साइड पे जाके अकेले में जंप करके आओ और वापस क्राउड में मिक्सअप हो जाओ। तो इस तरीके से हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं जिससे बच्चे की नीड भी फुलफिल हो जाए और सोशली अप्रोप्रिएट भी बच्चा दिखे। अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, तो ये एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है? बेसिकली बिहेवियर मॉडिफिकेशन इज अ वाज टर्म। वाज टर्म का मतलब है कि बच्चे का बिहेवियर कौन से एरिया में है, किस ट्रिगर्स की वजह से उसका बिहेवियर थ्रू आउट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसको बिहेवियर थेरेपी दी जा सकती है। जैसे कि अगर बच्चे का रिपीटेटिव थॉट प्रोसेस के रिलेटेड बिहेवियर है तो सीबीटी यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी आएगी। अगर उसको इमोशनल रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आरईबीटी, रैशनल इमोशनल बिहेवियर थेरेपी आएगी। अगर बच्चे को सेंसरी बिहेवियर रिलेटेड प्रॉब्लम है तो सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी आएगी। और अगर और कोई प्रॉब्लम है तो फिर आरबीटी या और बहुत सारी जो बिहेवियर थेरेपी होती है वो आएगी। पर क्या होता है कि एबीए सारी चीजों को एज ए बिहेवियर देखता है। स्पीच नहीं है तो उसको वर्बल स्किल के रूप में देखेगा। अगर बच्चे को सेंसरी प्रॉब्लम है तो उसको सेंसरी बिहेवियर के रूप में देखेगा, ना कि सेंसरी प्रोसेसिंग के रूप में। अगर बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स नहीं है तो उसको फाइन मोटर बिहेवियर के रूप में देखेगा, नॉट एज ए स्किल। तो अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस क्या करता है कि बच्चे की सारी स्किल्स को एज ए बिहेवियर देखता है और फिर उसको चाइल्ड लेड अप्रोच यूज करके बच्चे की वो सारी स्किल डेवलप करने की ट्राई करता है, जिससे कि बच्चा अपने एनवायरनमेंट के साथ कैपेबल हो जाए सारी चीजें इंडिपेंडेंट करने के लिए। और उसके बाद उसका बिहेवियर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। मतलब कि एबीए यानी कि अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस ये कहता है कि अगर बच्चे की स्किल सारी इनहेंस हो गई या बच्चा इंडिपेंडेंट हो गया तो क्या होगा कि बच्चे के बिहेवियर ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। तो वो सारी चीजों को एज अ बिहेवियर देखते हैं, जिसको हम एज अ स्किल देखते हैं दूसरी दूसरी थेरापीज में। जैसे सेंसरी को हम सेंसर इंटीग्रेशन में एज अ प्रोसेसिंग देखते हैं, पर एबीए में उसको एज अ बिहेवियर देखते हैं। जैसे स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट स्पीच और लैंग्वेज को एज अ स्किल देखते हैं, एबीए वाले उसको एज अ वर्बल बिहेवियर के रूप में देखते हैं, जिसकी वजह से वो लोग बिहेवियर मॉडिफिकेशन एंड बिहेवियर चेंजिंग मेथड का यूज करके बच्चे के स्किल को इनहेंस करते हैं और उसके बाद ऑटोमेटिकली बच्चे की बिहेवियर पे इफेक्ट होता है और बच्चे के जो टेंट्रम्स वाले या फिर नॉन कम्युनिकेटिव बिहेवियर होते हैं वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से ट्रेडिशनल मेथड वर्क करती है स्किल पे और एबीए वर्क करता है इन्हीं सारी चीजों पे पर एज ए बिहेवियर अप्रोच से। सर, जैसे अभी आपने एवीए के बारे में बहुत अच्छी से कॉन्सेप्ट समझाया है, तो जैसे हम एवीए के बारे में बात करते हैं तो एवीए में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जो कि है फंक्शंस ऑफ बिहेवियर। तो आप एक्सप्लेन करेंगे कि बिहेवियरल क्यों होता है और ये समझना इतना असेंशियल क्यों है आजकल? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हर बिहेवियर के पीछे उसका एक पर्टिकुलर ट्रिगर होता है जिसको हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ बिहेवियर। ट्रिगर मतलब कि किस चीज की वजह से हमारा बिहेवियर स्टार्ट हुआ है। अगर क्या है कि हर बार हम एक ही चीज देखते हैं कि बच्चा रो रहा है या सर पटक रहा है या रास्ते पे लेट गया है, तो इसको हम मॉडिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए कि जो ट्रिगर पॉइंट है वो ट्रिगर पॉइंट को पहले हमें हटाना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा, या फिर वो बच्चे की कोर नीड है तो कोर नीड फुलफिल हो जाए पर उसके प्रति उसका रिएक्शन चेंज हो जाए। उस तरीके से हमें बिहेवियर को मॉडिफाई करना है। तो उसके लिए हमें पहले जानना पड़ेगा कि बच्चे का जो बिहेवियर है वो कौन सी चीज की वजह से ट्रिगर हुआ है। उसको बोलते हैं वाई फैक्टर, के वाई चाइल्ड इज बिहेविंग लाइक दिस।
तो वो जो ट्रिगर है वो ट्रिगर हमें पकड़ना पड़ेगा, जिससे हमें पता चलेगा कि बच्चा एस्केप करने के लिए टेंट्रम्स कर रहा है, बच्चा किसी चीज को ग्रैब करने के लिए टेंट्रम्स कर रहा है, या उसका प्योर सेंसरी बिहेवियर है जिसकी वजह से वो स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर कर रहा है, या फिर बच्चे का कम्युनिकेटिव बिहेवियर है जिसकी वजह से वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, उसको कम्युनिकेट करने के लिए फ्रस्ट्रेट होने की वजह से ये बिहेवियर कर रहा है, या फिर लैंग्वेज डिले है तो लैंग्वेज डिले की वजह का है कि मैं रहूंगा तो मुझे सारी चीजें मिल जाएगी, तो उस की वजह से उसका बिहेवियर है। तो ये सारी चीजें जब हम पकड़ेंगे तो हम क्या करेंगे कि जिस चीज में उसका लैकिंग है, जिसको बोलते हैं हम ट्रिगर, वो ट्रिगर को हम मॉडिफाई कर देंगे उसके अप्रोप्रिएट सोशल बिहेवियर से। तो क्या होगा कि बिहेवियर भी सोशल हो जाएगा और बच्चे का बिहेवियर भी पर्टिकुलर वे में पर्टिकुलर ही आएगा। तो इस तरीके से ये जो बिहेवियर होता है उसका ट्रिगर पॉइंट या वाई उसको जानना या फंक्शन ऑफ बिहेवियर जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि हम अप्रोप्रिएट सिचुएशन में अप्रोप्रिएट बिहेवियर के रूप में अप्रोप्रिएट चीजें उसको सिखा सकें। सर जैसे अभी आपने बिहेवियर मॉडिफिकेशन के बारे में बताया, तो अक्सर हम देखते हैं कि जैसे रिवॉर्ड चार्ट्स हो गए या प्रेज हो गया उसमें, या टाइम आउट से एसोसिएट करते हैं। तो क्या ये शॉर्ट टर्म में है, ये कैसे इफेक्टेड होता है, या लॉन्ग टर्म में भी जा सकता है? ये जो रिवॉर्ड फैक्टर वाली जो मेथड होती है वो बेसिकली डायरेक्टली बच्चों के बिहेवियर पे वर्क करता है। जैसे कि अगर बच्चा रो रहा है, तो अगर बच्चा रो रहा है तो उसको हम एक्सटिंक्शन मेथड या फिर रिवॉर्ड या वो वाली मेथड में से, उसमें क्या होता है कि बच्चे के बिहेवियर को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि बच्चे के रिलेटेड जो फेवरेट चीज होती है उसको निकाल देते हैं उसके एनवायरमेंट में से, तो उसका बिहेवियर कम हो जाएगा। और अगर बच्चे को कोई चीज देंगे यानी कि रीइंफोर्स करेंगे, तो क्या होगा कि उससे बच्चे का बिहेवियर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि अगर हमें पॉजिटिव बिहेवियर बढ़ाना है तो उसके लिए हम रिवॉर्ड यूज करेंगे, और अगर बच्चे का बिहेवियर हमें कम करना है तो हम क्या करेंगे कि पनिशमेंट मेथड के रूप में उसके एनवायरनमेंट में से उसकी फेवरेट चीजें रिमूव कर देंगे, जिससे बच्चा प्रोज एंड कॉन्स से ये समझेगा कि ये चीज पे मैं ये रिएक्ट कर रहा हूँ तो इससे मेरा ये बिहेवियर है। ये शॉर्ट टर्म के लिए तो वर्किंग है, और इससे क्या होगा कि जनरलाइजेशन नहीं आएगा, और एवरी टाइम एक ही चीज बार बार होगी तो क्या होगा कि बच्चा भी बोर हो जाएगा और वो सीख नहीं पाएगा। जैसे कि अगर बच्चा कुरकुरे के लिए भी रो रहा है और बच्चे को अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तब भी वो रो रहा है, तो दोनों टाइम पे इस मेथड का यूज करके हमें क्या करना पड़ेगा कि उसकी फेवरेट चीज को निकालना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि बच्चा यही समझेगा कि जब भी मैं रोता हूँ मेरी चीजें निकल जाती है, तो फिर मैं सीखूंगा कि मैं किस तरीके से दोनों में अलग तरीके से ऐसे करूँ कि जब मुझे समझ में नहीं आ रहा तब भी मैं ये एक्सप्लेन कर पाऊँ कि मुझे एक्सप्लेन करना है आपको, और जब भी मुझे कुछ चाहिए तो मैं कैसे रिक्वेस्ट करूँ। तो वो सारी चीजों में एक ही तरीके से वर्क होने की वजह से बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो जब एबीए की मेथड को हम यूज करते हैं तो उसमें हम फंक्शन जो आगे बात की उस पर वर्क करते हैं। तो पहले तो हम फाइंड आउट करेंगे कि उसका प्रॉब्लम क्या है, तो यही दो एग्जांपल लेते हैं। तो पहले में पता चल जाए कि बच्चे को कुछ चाहिए तो उसको रिक्वेस्टिंग बिहेवियर सिखाएंगे, और अगर दूसरे में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है तो उसमें हम कम्युनिकेटिव या लेबलिंग बिहेवियर सिखाएंगे, जिससे कि बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। तो दोनों में, एक में रिक्वेस्टिंग आ गया और एक में एक्सप्रेसिव आ गया, तो इस तरीके से दोनों सिचुएशन में बच्चे का बिहेवियर सेम है, बट उसका ट्रिगर पॉइंट अलग होने की वजह से हमने मेथड अलग अलग यूज कर दी। तो इसकी वजह से डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट या डिफरेंशियल मेथड का यूज होने की वजह से बच्चा ये समझेगा कि ये टाइम ये कर रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे का जनरलाइजेशन टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट या टुवर्ड्स द कम्युनिकेशन भी बढ़ेगा, जिससे उसके बिहेवियर और टेंट्रम्स लंबे टाइम के लिए कम हो जाएंगे और सिचुएशन के रिलेटेड उसका बिहेवियर स्टक हो जाएगा कि नहीं इस तरीके से सोशल बिहेवियर मुझे करना है, जिससे वो अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस की जो मेथड है वो लॉन्ग पीरियड के लिए बेनिफिशियल है, और ये जो रिवॉर्ड बेस्ड मेथड है वो शॉर्ट पीरियड के लिए बेनिफिशियल है। सर कोई आप अगर एग्जांपल शेयर कर दें हमारे ऑडियंस के लिए कि जहाँ पे आपने रिवॉर्ड बेस्ड मॉडिफिकेशन ने जो शॉर्ट टर्म में हेल्प की हो, या लेकिन एवी अप्रोच ने वही चीज लॉन्ग टर्म में इम्प्रूवमेंट में हेल्प की हो। इसका बेसिक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि एक बच्ची थी 3 या 4 साल की, वो मेरे पास थेरापी में आती थी। उसका बिहेवियर था कि जब भी वो सेशन के अंदर थेरापी रूम में आती थी उसका रोना स्टार्ट हो जाता था। तो मैंने स्टार्ट किया फर्स्ट रिवॉर्ड बेस्ड मेथड के चॉकलेट देना स्टार्ट किया कि जैसे ही आप थेरापी रूम में एंटर करोगे आपको एक चॉकलेट मिलेगी। तो उससे क्या हुआ कि उसको एक रिवॉर्ड बेस्ड मेथड स्टार्ट हो गई, जिससे वो धीरे 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 उसको ये पता चला कि जब भी मैं थेरापी रूम में जाऊंगी मुझे चॉकलेट चाहिए। तो उससे क्या हुआ कि कुछ टाइम तक तो वो रिइंफोर्समेंट मेथड काम में आई, पर फिर क्या हुआ कि जिस ओरिजिनल चीज की वजह से उसका नेगेटिव बिहेवियर आ रहा था टूवर्ड्स थेरापी रूम में एंटर होने के प्रति, वो उसका बढ़ गया। और रिवॉर्ड जो चॉकलेट था वो डेली 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 उसको देने की वजह से क्या हुआ कि वो अडप्ट हो गई वो चॉकलेट से, तो वो रिइंफोर्समेंट उसको इतना मोटिवेट नहीं कर पा रहा था उसको मोटिवेट करने के लिए। तो फिर मैंने क्या किया कि एबीसी चार्टिंग एंड फंक्शन ऑफ बिहेवियर असेसमेंट FAST
दोनों का यूज करके मैंने उसका बिहेवियर चेक किया, जिससे ये पता चला कि थेरापी रूम में आने के बाद जो थेरापी रूम की लाइटिंग सेटअप है, वो लाइटिंग सेटअप की वजह से बच्चा इरिटेट हो रहा है और वो विजुअल डिफेंसिव है, जिसकी वजह से वो बच्चा अवॉइड कर रहा है अंदर आने के लिए। तो मैंने क्या किया फिर कि लाइटिंग सेटअप को थोड़ा सा चेंज किया और थोड़ा सा मॉडिफाई ये किया कि उसको लाइटिंग सेटअप नहीं पसंद है तो आप सन ग्लासेस पहन के अंदर आओ, जिसकी वजह से जो लाइट है वो सारी आपको सिमिलर कलर में दिखेगी। तो रेड कलर के सन ग्लासेस को पहना दी तो सारी लाइटें उसको रेड दिखेगी, तो जो मल्टीपल लाइट के प्रति उसका डिफेंसिव था वो भी कम हो गया। और दूसरा कि हमें ये पता चला कि ओरिजिनल रीजन क्या था, और हम दूसरा उसकी वो विजुअल डिफेंसिविटी पे भी वर्क कर पाए। तो इस तरीके से अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस की मेथड और उसके असेसमेंट प्रोटोकॉल को यूज करके ओरिजिनल जो ट्रिगर पॉइंट था वो मैंने ढूंढा, और उसके बाद मैंने उसकी विजुअल और वो सारी चीजों पे वर्क किया, जिससे उसका बिहेवियर थेरापी सेंटर में तो आने में सुधर ही गया, पर जब और कहीं जगह पे भी वो जाती थी जहाँ पे बहुत सारी लाइट होती थी, जैसे कि क्रिसमस, नवरात्रि, दिवाली, गणपति, वो सारी जगह पे भी बहुत सारी लाइटें होती, तो वो लाइटों को देख के भी उसका अवॉइडिंग बिहेवियर कम हो गया। तो इस तरीके से एबीए के अप्रोच से लॉन्ग टर्म के लिए या फिर परमानेंटली उसको एक सॉल्यूशन मिल गया उसके बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए। और दूसरा मेथड से ये बेनिफिट हुआ कि स्टार्टिंग फेज में उसका अवॉइडिंग बिहेवियर था वो फटाफट से चैनलाइज हो गया, और चैनलाइज होने की वजह से उसका थेरापी रूम में आने का जो बिहेवियर था या मेरे साथ जो कनेक्ट करने का बिहेवियर था वो इम्प्रूव हुआ। तो दोनों मेथड अपने अपने एरिया में अपने अपने तरीके से वर्क करती है, पर उसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है हमें कि कौन सी मेथड कब स्टार्ट करनी है और कब एंड करनी है। सर लेकिन कब ये क्लियर हो जाता है कि जैसे रिवॉर्ड है या कॉन्सिक्वेंसेस है उससे ज्यादा स्ट्रक्चर एबी असेसमेंट की जरूरत होती है? जैसे कि अगर कभी कभी हम रिवॉर्ड बेस्ड मेथड को यूज करते हैं और रिवॉर्ड बेस्ड मेथड को यूज करने के बाद भी अगर बच्चे में बिहेवियर्स कम नहीं हो रहे हैं, या अगर बच्चे में बिहेवियर्स कम हो रहे हैं बट वो पर्टिकुलर वे में ही कम हो रहे हैं और जनरलाइज नहीं हो रहे हैं, या फिर बिहेवियर्स में चेंजेस होने हो तो रहे हैं बट जो उसकी डेवलपमेंटल एज के जो माइलस्टोन है वो डेवलप नहीं हो रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर बच्चा जंप नहीं कर रहा है तो वो क्या करेगा कि जंप जब भी आप करोगे वो रोएगा। पर अगर आप रीइंफोर्समेंट मेथड यूज कर रहे हो और बच्चा जंप करने के टाइम पे रो नहीं रहा है पर जंप करना उसको आ ही नहीं रहा है, तो तब उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा कि एबीए के स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट या इवेल्यूशन करवाना पड़ेगा, या सेंसरी बिहेवियर असेसमेंट करना पड़ेगा, जिससे ये पता चले कि बच्चे को सच में रीइंफोर्समेंट की नीड है या फिर उसको स्किल ही नहीं है जिसकी वजह से वो कर नहीं पा रहा है, या फिर वो प्रॉम्प्ट लेवल की नीड है, या कौन से प्रॉम्प्ट चाहिए, कौन सा रीइंफोर्समेंट चाहिए, या कौन सा प्रोटोकॉल चाहिए जिसकी वजह से उसका प्रॉब्लम है। तो उसमें दो तरीके के असेसमेंट आते हैं, एक स्किल बेस्ड असेसमेंट और दूसरा बैरियर असेसमेंट। स्किल बेस्ड असेसमेंट में हम ये असेस करते हैं कि बच्चे की कौन सी एज अप्रोप्रिएट स्किल है जो उसमें डेवलप हो चुकी है और कौन सी एज अप्रोप्रिएट स्किल है वो डेवलप नहीं हुई है। और दूसरा बैरियर असेसमेंट में हम ये देखते हैं कि जो स्किल डेवलप नहीं हुई है उसके अड़चन रूप में कौन से बैरियर्स आ रहे हैं, जैसे कि अगर बच्चा वर्बलाइज नहीं हो पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, तो उसके पीछे कौन से ऐसे बैरियर्स हैं जो उसको अफेक्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से बच्चा वर्बलाइज नहीं कर पा रहा है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रख के हमें देखना पड़ेगा कि रिइंफोर्समेंट से अगर रिजल्ट आ रहा है या बच्चे का माइलस्टोन अचीव हो रहा है तो वो कंटिन्यू रखना है, पर अगर उससे भी कंटिन्यू नहीं हो रहा है या उसका माइलस्टोन अचीव नहीं हो रहा है तो फिर स्ट्रक्चर्ड एबीए मेथड हमें स्टार्ट करनी पड़ेगी। और एबीए स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट करने के बाद फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन से प्रोटोकॉल, कौन से अप्रोचेज और कौन सी मेथड यूज करनी है, क्योंकि एबीए में बहुत सारी मेथड होती है, डीडीटी, पीआरटी, एनईटी, सेंसरी, कोर बिहेवियर्स, तो वो सारी चीजों को कंबाइन करके असेसमेंट के बाद देखना पड़ता है कि कौन सी चीज बच्चे के लिए अप्रोप्रिएट है और कौन सी चीज बच्चे के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। सर जैसे चलो हम एक प्रैक्टिकल सिनेरियो लेते हैं कि जैसे एक बच्चा है वो होमवर्क नहीं कर रहा है, तो अब बिहेवियरल मॉडिफिकेशन इसे कैसे हैंडल करेगा और एवीए का अप्रोच कैसे डिफरेंट होगा? अगर बच्चा होमवर्क करने के लिए मना कर रहा है तो वो क्या करेगा, जो रिवॉर्ड बिहेवियर मॉडिफिकेशन मेथड है वो क्या करेगा कि ये देखेगा कि बच्चा अवॉइड कर रहा है तो खाली अवॉइडिंग पार्ट को पकड़ेगा, और अवॉइडिंग पार्ट को कम करने के लिए वो जब भी बच्चा राइटिंग करेगा तब उसको चॉकलेट देगा या फिर उसको रिवॉर्ड देगा, या फिर एक बोलते हैं टोकन इकोनॉमी में उसको स्टार दे देगा, और टोकन जब कंप्लीट हो जाएगी सारी तब उसको बड़ा वाला इनाम देगा, तो टोकन इकोनॉमी पे वर्क करेगा। पर जब एबीए का होगा तो एबीए अप्रोच क्या करेगा, उसी चीज में पहले चेक करेगा कि बच्चे को फंक्शन में प्रॉब्लम है या नहीं है, मतलब कि राइटिंग के लिए हमें चाहिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एबीसीडी, एंड देन फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड हैंड फंक्शन स्किल्स। ये सारी चीजें पहले
एबीए अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस चेक करेगा असेसमेंट में कि बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स एज अप्रोप्रिएट है या नहीं है, पेंसिल ग्रिप एज अप्रोप्रिएट है या नहीं है। उसके बाद वो ट्रायंगुलर लाइन ए लिखने के लिए बना पा रहा है कि नहीं, या फिर बी लिखने के लिए वो कर्व लाइन बना पा रहा है कि नहीं, सी लिखने के लिए वो पेंसिल को शेप अप कर पा रहा है कि नहीं, और दूसरा आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेटर्स है कि नहीं है, या फिर उसको विजुअल परसेप्शन में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। जैसे कि अगर वो बी को डी देख रहा है, डी को बी देख रहा है, जिसको रिवर्स राइटिंग बोलते हैं, रिवर्स रीडिंग बोलते हैं, या मिरर इमेजिंग बोलते हैं, तो वो सारी चीजें एबीए चेक करेगा और उसके फंक्शन पे वर्क करेगा, जिससे कि बच्चे के जो चैलेंजेस हैं टूवर्ड्स राइटिंग या होमवर्क, उस पर वर्क होगा, जिससे कि बच्चे का राइटिंग ऑटोमेटिकली ईजी हो जाएगा। तो उसको मोटिवेशन ये मिलेगा कि चलो मैं फटाफट कर, मुझे पसंद नहीं है पर मैं फटाफट करके चला जाऊंगा। और पहली मेथड में क्या हो कि मुझे पसंद नहीं है और मुझसे फटाफट भी नहीं हो रहा है, पर मैं चॉकलेट के लिए कर रहा हूँ, तो उसका एक टारगेट बेस्ड बिहेवियर बन जाएगा कि नहीं, ये टारगेट के लिए मैं काम कर रहा हूँ। और एबीए की अप्रोच से ये होगा कि बच्चा स्किल्ड अप हो जाएगा, जिसकी वजह से वो इजीली काम करने लगेगा, तो उसको एंजॉय करते करते करेगा, नहीं कि टारगेट बेस्ड काम करेगा। तो कभी कभी क्या होगा कि एबीए की अप्रोच हम यूज करेंगे तो क्या होगा कि पेरेंट्स ये बोलना चालू कर देंगे कि नहीं, पहले तो रिवॉर्ड बेस्ड मेथड में वो एक ही पेज लिख रहा था और टारगेट अचीव करके चला जाता था, पर एबीए के अप्रोच में क्या होगा कि वो स्किल्ड अप हो जाएगा, तो उसकी वजह से वो पेरेंट्स ये बोलेंगे कि नहीं, अभी तो 4-5 पेज लिख रहा है, 6-7 पेज लिख रहा है, और फिर वो रिवॉर्ड के लिए उसको देना पड़ता है। तो उस तरीके से एबीए के अप्रोच को यूज करके हम बच्चे को स्किल्ड अप करके उसके बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जैसे अगर हम पेरेंट्स और टीचर्स के बिहेवियर को देख के लेते हैं पर उन्हें समझ नहीं आता कि बिहेवियर क्या कम्युनिकेट कर रहा है, तो उनके लिए कोई सिंपल मेथड है ताकि वो ऑब्जर्व कर सके उस बिहेवियर को? बिहेवियर को ऑब्जर्वेशन में डालने के लिए दो ही सिंपल मेथड है। एक, बच्चा क्या कर रहा है और कब कर रहा है। जैसे कि अगर बच्चा क्लासरूम में कोई बिहेवियर कर रहा है तो हमें क्या करना है, पहले बच्चे को खुला छोड़ देना है। खुला छोड़ देने के बाद अगर बच्चा किसी चीज को ग्रैब करने जाता है तो हमें ये समझना है कि उसका वो चीज के प्रति, वो चीज को ग्रैब करने के लिए उसका बिहेवियर थ्रू आउट हो रहा है, या फिर अगर बच्चा वो एनवायरमेंट में चला जाता है तो हमें ये समझना है कि जो एक्टिविटी के लिए बच्चा बिहेवियर कर रहा है। तो बेसिकली बच्चे के मोस्टली दो ही तरीके के बिहेवियर होते हैं, या तो एस्केपिंग या तो फिर ग्रैबिंग यानी कि सीकिंग। तो अगर एस्केपिंग बिहेवियर है तो हमें क्या करना है कि बच्चे को खुला छोड़ देना है, और जो एक्टिविटी में वो एस्केप कर रहा है वो एक्टिविटी को एस्केप करने देना है, जिसकी वजह से पूरा क्लास या एनवायरनमेंट अफेक्टेड ना हो। और अगर बच्चे का सीकिंग बिहेवियर है तो बच्चे को जो चीज़ चाहिए वो चीज़ उसको प्रोवाइड कर देनी है, अगर उसके लिए हार्मफुल नहीं है तो। और प्रोवाइड करने के बाद बच्चे को अलग से बिठा के वो एक्टिविटी के साथ छोड़ देना है, तो बच्चा अपने आप को रेगुलेट कर लेगा। पर हमें ये दोनों चीजें टाइम पीरियड के साथ करनी है। टाइम पीरियड के साथ का मतलब ये है कि हमें टाइमर रख देना है कि एस्केप है तो आप 3 मिनट या 4 मिनट तक एस्केप मोड में रह सकते हो, या सीकिंग है तो आप ये टॉय के साथ 5 मिनट या 3 मिनट तक खेल सकते हो, या एक्टिविटी इतनी मिनट तक कर सकते हो। उसके बाद आपको वापस थेरापी रूम में या फिर क्लासरूम में एंटर होना है, और आपको जो काम चल रहा था वो करना पड़ेगा। तो इससे इनडायरेक्टली मोटिवेशन भी उसका फुलफिल हो जाएगी, जो चाहिए था वो मिल गया, जो नहीं करना था उसमें बच गया, और वापस करने भी आ जाएगा। तो धीरे धीरे टाइम पीरियड घटाते घटाते 3 मिनट से 2 मिनट, 2 मिनट से 1 मिनट, और 1 मिनट से 30 सेकंड करके धीरे धीरे बच्चे का एस्केप या सीकिंग बिहेवियर कम करना है। तो इस तरीके से हमें देखना पड़ेगा कि बच्चे का एस्केपिंग बिहेवियर है या सीकिंग बिहेवियर। उसके लिए बच्चे को पहले ओपन छोड़ना पड़ेगा। विदाउट इंस्ट्रक्शन बच्चे को ओपन जब छोड़ेंगे तो बच्चा अपने आप ही सीकिंग होगा, तो वो टॉय की तरफ चला जाएगा, या वो ऑब्जेक्ट की तरफ या पर्सन की तरफ चला जाएगा। अगर एस्केपिंग है तो एनवायरमेंट, चीज या पर्सन को छोड़ के चला जाएगा। तो इससे हमें विजुअली पता चलेगा कि बिहेवियर एस्केपिंग है या सीकिंग है। तो एस्केपिंग और सीकिंग पे ही वर्क करना है, क्योंकि बाकी अगर उसकी स्किल पे वर्क करना है तो उसके लिए हमें प्रोफेशनल हेल्प चाहिए होगी या प्रोफेशनल सपोर्ट चाहिए होगा, तो वो हम क्लासरूम में प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें खाली एस्केपिंग और सीकिंग बिहेवियर पे वर्क करते करते बच्चे को उसके एनवायरमेंट के साथ कोप अप करना है। तो जैसे होम रूम या क्लासरूम एनवायरनमेंट को कैसे एडजस्ट किया जा सकता है पॉजिटिव बिहेवियर के सपोर्ट्स के लिए बिना एक्सपेंसिव टूल्स के? बिना एक्सपेंसिव टूल के हमें अगर बच्चे के बिहेवियर मॉडिफिकेशन को वर्क करना है तो पहले तो दो ही चीज होती है। एक, ट्रांजिशन बिहेवियर्स को जैसे हमने कंट्रोल कर लिया तो ऑटोमेटिकली बच्चे के बिहेवियर्स प्रिडिक्टेबल हो जाएंगे, या फिर हम पहले से प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि ये बिहेवियर्स आने वाले हैं, या फिर बच्चे के बिहेवियर्स कम हो जाएंगे। तो ट्रांजिशन मैनेज करने के लिए सिंपल चीज होती है विजुअल शेड्यूल या विजुअल क्यू कार्ड्स। तो हमें क्या करना है कि हर क्लासरूम में एक सिंपल विजुअल क्यू कार्ड्स की स्ट्रिप्स बनानी है, और स्ट्रिप्स को वॉल पे लगा देना है। और बच्चे की लैंग्वेज डिले होने की वजह से अगर उसके बिहेवियर थ्रू आउट हो रहे हैं तो हमें क्या करना है कि विजुअली बच्चे को समझा देना है कि ये सीक्वेंस के बाद ये सीक्वेंस के बाद ये सीक्वेंस आने वाले है, ये इवेंट के बाद ये इवेंट के बाद ये इवेंट आने वाले है। या अगर हम क्लासरूम की बात करें तो क्लासरूम में एवरी पीरियड या एवरी
क्लास में टीचर्स चेंज होंगे, तो हमें बच्चे को विजुअल्स के थ्रू प्रिडिक्ट करा देना है कि पहले ये टीचर मिलेंगे, फिर ये टीचर मिलेंगे, फिर ये टीचर मिलेंगे। तो अगर बच्चा प्रिडिक्ट करने लगेगा ऑटोमेटिकली, तो उससे क्या होगा, विजुअल्स देख के, ये रश्मिका मैम चले गए हैं, तो अभी आएंगे माहिका मैम। तो उसकी तरीके से अगर हम बच्चे को प्रिडिक्ट करवाना है, ट्रांजिशन डेवलप करवाना सिखा दे ऑटोमेटिकली विजुअल्स के थ्रू, तो बच्चे के टेंट्रम्स वाले जो बिहेवियर्स हैं, जो अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट होने की वजह से जो बिहेवियर आते हैं, वो कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम विजुअल शेड्यूल का यूज करके हम बच्चे के बिहेवियर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर या लाइक पेरेंट्स के लिए कोई एक प्रैक्टिकल या स्टेप हो जो पॉजिटिव बिहेवियर को चेंज कर मतलब इंकरेज कर सकते हैं करने के लिए। इसमें एक ही चीज होती है, उसको हम बोलते हैं टोकन इकोनॉमी मेथड। टोकन इकोनॉमी मेथड का मतलब है कि बच्चे को हम बोलते हैं कि ये एक्टिविटी में अगर आप ये चीज करोगे तो आपको स्टार मिलेगी, और स्टार मिलने के बाद अगर आप 5 स्टार या 6 स्टार जितने भी टारगेट हैं, वो टारगेट के अकॉर्डिंग आप स्टार कलेक्ट करोगे तो बड़ी गिफ्ट होती है, जैसे कि बड़ा रिवॉर्ड तो बोलते हैं बिग रिवॉर्ड। इसमें हम चॉकलेट या फिर कोई भी उसका फेवरेट टॉय या फेवरेट टीवी शो वो हम आपको दिखाएंगे या देंगे। तो उस तरीके से क्या करना चाहिए कि बच्चे ने अच्छा चीज किया तो पेरेंट्स को बोलेंगे ये लो, पेरेंट्स बच्चे को बोलेंगे स्टार लो, स्टार जाके आपके टोकन इकोनॉमी वाले बोर्ड में लगा के आओ। और जैसे ही उसके बच्चे के जितने भी स्टार होते हैं वो स्टार सारे लग जाते हैं, तो उसके बाद क्या करते हैं कि बच्चे को बड़ी चीज दे देते हैं। इससे क्या होगा कि बच्चे को पता चलेगा कि मेरा ये बिहेवियर थ्रू आउट होने से मुझे स्टार मिला, और स्टार मिलने के बाद मैं जब स्टार कलेक्ट करता हूँ तो मुझे ये चीजें मिलती है। तो बच्चे का एक मोटिवेशन टुवर्ड्स द टारगेट अचीव रहेगा कि ये टारगेट के लिए मुझे अच्छा अच्छा बिहेव करना है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि अगर बच्चे को रोज सब्जी खानी है पर बच्चा खा नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, आज आप डिनर में सब्जी खाओगे तो आपको स्टार मिलेगा। इससे क्या होगा कि बच्चा जो बड़ी चीज है, बड़ा रिइंफोर्समेंट है, इसको बोलते हैं हम बिग इन्फोर्समेंट। बिग इन्फोर्समेंट के लिए छोटे छोटे स्टार कलेक्ट करेगा, और स्टार कलेक्ट करने के लिए उसको सब्जी खानी पड़ेगी। तो जब वो सब्जी खाएगा उसका बिहेवियर क्या मॉडिफाई होगा, कि बिहेवियर उसका अच्छा हो गया कि वो सब्जी खाना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से हम टोकन इकोनॉमी को यूज करके बच्चे के बिहेवियर को इनहेंस कर सकते हैं। So thank you so much Dr. Yas for explaining this topic with such clarity and depth. So आज के एपिसोड में हमने ये याद किया कि बिहेवियर गुड हो या बैड नहीं होता है, बल्कि बिहेवियर कम्युनिकेशन होता है। और जब हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों बच्चा लाइक ऐसे बिहेव करता है, तभी हम रियल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। सो डॉक्टर यस, बिफोर वी क्लोज, लाइक अगर आप कोई फाइनल मैसेज देना चाहें, लाइक अगर आपको बिहेवियर मॉडिफिकेशन और एबी का डिफरेंस एक लाइन में समराइज करना हो तो वो क्या होगा? बिहेवियर मॉडिफिकेशन इज बेसिकली बच्चों को ये सिखाने के लिए होता है कि कैसे सोशली बिहेव किया जाता है, नहीं कि बैड और गुड को एक्सप्लेन करने के लिए। और ये भी बेसिकली बच्चे की स्किल को इनहेंस करने के लिए होता है, कि जो स्किल उसकी एज अप्रोप्रिएट डेवलप नहीं है उसको डेवलप करने के लिए होता है। तो कोई भी बिहेवियर बैड या गुड नहीं होता है, वो सोशली अप्रोप्रिएट होता है, सोशली अनअप्रोप्रिएट होता है। Yes, sir. So thank you so much once again, or our listeners also. Remember, like every child expressive need through behavior, and we have to understanding those need is the first step to meaningful support. So मैं हूँ आपकी होस्ट सुहानी, और ये था हमारा इनसाइड यंग माइंड्स का एपिसोड। नेक्स्ट एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे कि लाइक बिल्डिंग वर्बल बिहेवियर स्किल्स फ्रॉम साउंड टू कम्युनिकेशन। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग और कीप अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज learning never ends. Thank you so much.